नमस्कार बच्चों, मैं डिम्पल सैनी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके इस क्लास में। तो हार्दिक अभिनंदन है सभी का। तो आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं यूपी बोर्ड 12th क्लास हिंदी, और हिंदी में अब हम यहाँ पर गद्य भाग के रूप में लास्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं। आप सभी को अच्छे से पता है एपीजे अब्दुल कलाम जी का। तो कल हमने फर्स्ट लेक्चर के रूप में एपीजे अब्दुल कलाम जी का जीवन परिचय पढ़ा था, और आज हम उनके द्वारा जो लिखा गया है उस अंश को पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले तो क्या पढ़ने वाले हैं ये बता दूं कि हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं हम और हमारा आदर्श, और ये तेजस्वी मन के संपादित अंश से लिया गया है। अब तेजस्वी मन क्या है, उसका संपादित अंश कौन सा है, ये हम थोड़ी देर बाद में पढ़ेंगे। तो बिना समय गंवाए हम हमारा जो चैप्टर है वो शुरू करते हैं। हम पढ़ने वाले यहाँ पर हम और हमारे आदर्श, यानी कि हम और हमारे आदर्श क्या होते हैं बच्चों। हम हैं और हमारे किन आदर्शों को हम आगे बढ़ाए जिससे हमारा और हमारे देश का विकास हो सके। एपीजे अब्दुल कलाम ने ये जो वाक्य कहा है या ये जो कृति उन्होंने लिखी है वो इसलिए लिखी है क्योंकि वे विकसित भारत की श्रेणी में आना चाहते थे। वे हमारे युवाओं से बातचीत करते थे, वह मतलब हमेशा ही युवाओं के संपर्क में रहते थे, युवाओं से बातचीत करते थे, उनसे चर्चा करते थे, या फिर उन्हें कुछ ना कुछ समझाते रहते थे कि आपको आगे क्या करना है। भले ही उनका जीवन काफी सादगीपूर्ण रहा हो, उनके पास कुछ सीमित वस्तुएं ही थी, लेकिन वे ये चाहते थे हमारे देश के हर व्यक्ति के पास, परिवार के पास सारी सुख सुविधाएं हो, हर व्यक्ति सारी सुख सुविधाओं से संपन्न हो, सारी सुख सुविधाओं का फायदा उठा रहा हो, उनका उपयोग कर रहा हो, जो भी वो कार्य कर रहा हो। मतलब वो विकसित भारत, जैसे विकसित भारत के लोग या विकसित भारत के विकसित देशों की जो जनता है जिस प्रकार का जीवन यापन कर रही है, वैसे ही हमारे देश की जो जनता है वह भी जीवन यापन करे, उसी की तरह उन्होंने ऐसा सपना देखा था। तो इसलिए उन्होंने कई अपने विचारों को किताबों में लेखबद्ध भी किया है। तो उनमें से ये एक अंश हम देखने वाले हैं यहाँ पर, हम और हमारे आदर्श। बहुत ही अच्छा चैप्टर है बच्चों, उनके खुद की मन की बातें हैं, वो बच्चों से क्या बातचीत कर रहे हैं, और ये आत्मकथात्मक शैली में लिखा गया अंश है। आत्मकथात्मक बताया था कि वे स्वयं बोल रहे हैं कि मैं बच्चों से बातचीत करता हूं, मैं ये करता हूं, मैं बच्चों के बीच में रहता हूं, बच्चों से क्या कहना चाहता हूं, हमारा देश क्या है, हमें कैसे आगे बढ़ना है, ये सारी चीजें वे आत्मकथात्मक शैली में लिखी उन्होंने। मतलब अपनी खुद की बातें, यानी कि खुद के बारे में बता रहे हैं, स्वयं कह रहे हैं, लिखते समय सारी चीजें लिख रहे हैं लेकिन खुद के द्वारा ही कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हम और हमारा आदर्श कहां से लिया गया है। हम और हमारा आदर्श ये कहां से लिया गया है बच्चों? तेजस्वी मन से। तेजस्वी मन से, ये मन, तेजस्वी मन से एक तेजस्वी मन एक बुक है, और उस बुक में से हम और हमारा आदर्श का संपादन हुआ था, उसका एक संपादित अंश है। ये क्या है बच्चों? संपादित अंश है, केवल एक भाग है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ एक भाग है ये। अब ये तेजस्वी मन क्या है बच्चों? आप कहोगे कि मैम ये तेजस्वी मन क्या है, हमें तो पता ही नहीं है। ठीक है, तो ये तेजस्वी मन क्या है? आपने एक बुक का नाम पढ़ा था, इग्नाइटेड माइंड। ठीक है, ये किन की बुक है भाई? अब्दुल कलाम की बुक है, हमने पढ़ी थी ना इग्नाइटेड माइंड। तो 2002 थी शायद 2002 ही थी। ठीक है, चलो सन को हटा देते हैं, हम तो इग्नाइटेड माइंड पे फोकस करते हैं। 2002 ही मुझे याद आ रहा है। तो इग्नाइटेड माइंड का हिंदी रूपांतरण जो है वो है तेजस्वी मन। क्या है? तेजस्वी मन। तो इग्नाइटेड माइंड लिखी गई थी इंग्लिश में। ठीक है, ये किस में लिखी गई थी? इंग्लिश में लिखी गई थी। इसको तेजस्वी मन जो नाम दिया है, यानी कि इंग्लिश में जो ट्रांसलेशन किया है इनका, ठीक है, ट्रांसलेशन जो किया है वो किसने किया है? अरुण तिवारी जी ने किया है। याद रखिएगा, किसने किया है? अरुण तिवारी जी ने किया है। इग्नाइटेड माइंड का तेजस्वी मन हिंदी रूपांतरण जो क्या है, ट्रांसलेशन इन हिंदी। ठीक है, हिंदी में इस इग्नाइटेड माइंड जो बुक है, उस बुक का हिंदी में जो अनुवाद किया है, जिसे हम क्या बोलेंगे? अनुवाद। और ये अनुवाद किसने किया है?
अरुण तिवारी जी ने। ठीक है, अब समझ में आया आपको अच्छे से हम क्या पढ़ने वाले हैं। एपीजे अब्दुल कलाम की एक बुक है इग्नाइटेड माइंड, इस बुक का हिंदी रूपांतरण अरुण तिवारी जी ने किया है। उस हिंदी रूपांतरण में से, जिसका नाम है तेजस्वी मन, उसमें से एक अंश लिया है छोटा सा, जिसका नाम है हम और हमारा आदर्श। इतना छोटा सा पॉइंट लिया है, समझ में आया हम क्या पढ़ने वाले हैं। एपीजे अब्दुल कलाम जी तेजस्वी मन जो कहते हैं कि जो बच्चे होते हैं उनका जो माइंड होता है ना, वो काफी ब्रिलियंट होता है, तेजस्वी होता है, काफी तेज होता है। तो उसी तेज बुद्धि के अंदर, तेज दिमाग के अंदर वो अपने कुछ विचार फिट करना चाह रहे थे। वो बच्चों से बातचीत कर बच्चों को ये कहना चाह रहे हैं कि आपके छोटे छोटे दिमाग में बहुत बड़ी क्षमता है, बहुत बड़ा एरिया है जहां पर आप बहुत बड़ी सोच को डेवलप कर सकते हो, काफी आगे बढ़ सकते हो, स्वयं भी आगे बढ़ सकते हो, स्वयं के परिवार को भी आगे बढ़ा सकते हो, साथ में अपने देश को भी आगे बढ़ा सकते हो। आप ही वो धरोहर हो, आप ही वो माध्यम हो जिसके द्वारा एक देश विकसित देश की श्रेणियों में आ सकता है। अब हम शुरू करते हैं हमारा यहाँ पर चैप्टर, जिसका नाम है हम और हमारा आदर्श। तो कहां से संपादित है ये? तेजस्वी मन से, यानी कि इग्नाइटेड माइंड से। मैं खास तौर से, अब देखिए जहां पर मैं आ जाता है, यहां पर यहाँ कौन है भाई? अब्दुल कलाम जी। कौन है ये? कलाम जी कह रहे हैं। ये खुद आत्मकथात्मक शैली में, और एक किस शैली में है मैं लिख लेती हूं यहां पर, आत्म कथात्मक शैली। ठीक है, कौन सी शैली है ये, किस टेक्निक से है ये? आत्मकथा, मतलब जैसे ऑटोबायोग्राफी नहीं लिखते हैं उन्होंने, वैसे ही इस बात को भी यहाँ पर कहा है कि मैं खास तौर से युवा छात्रों से ही क्यों मिलता हूं। खुद कह रहे हैं कि मैं खास तौर से जो युवा है, जो यंगेस्ट है, उनसे ही क्यों मिलना पसंद करता हूं, उनसे ही बातचीत करना क्यों पसंद करता हूं, उनके बीच में ही समय गुजारना क्यों पसंद करता हूं। तो इस सवाल का जवाब तलाशते हुए, तलाशने का मतलब क्या होता है? ढूंढना, खोजना। तो इस सवाल का जवाब तलाशते हुए मैं अपने छात्र जीवन के दिनों के बारे में सोचने में लग जाता हूं। फिर क्या करता हूं कि जब मैं ये सोचता हूं कि मैं छात्रों को, युवा छात्राओं से क्यों मिलना पसंद करता हूं या उनसे ही क्यों मिलता हूं, तो जब मैं स्वयं से ही प्रश्न करता हूं, तो स्वयं को जब उत्तर देना चाहता हूं, तो मैं अपने ही स्टूडेंट लाइफ में चला जाता हूं, और तब मुझे जवाब मिलता है कि मैं छात्र जीवन में चला जाता हूं। और छात्र जीवन कहां था उनका? रामेश्वर के द्वीप से बाहर निकलकर, क्योंकि वे कहां के रहने वाले थे? तमिलनाडु के छोटे से रामेश्वर के द्वीप में धनुषकोडी गांव के रहने वाले थे। और वहां से जब बाहर निकलकर, कितनी लंबी यात्रा रही है, यानी कि वहां से बाहर निकलकर और वे अंतरिक्ष के मतलब अंतरिक्ष का काम करने लग गए, अंतरिक्ष की यात्राएं करने लगे। यात्रा तो नहीं करने लगे, लेकिन ऐसे उन्होंने सैटेलाइट बनाए कि वे अंतरिक्ष में जाकर कुछ काम कर सके। तो मतलब इतनी लंबी जो यात्रा है, उस यात्रा को फिर वो सोचने लग जाते हैं कि मैं यहाँ तक पहुंचा हूं, तो इसमें मुझे कितनी जर्नी तय करनी पड़ी है, कितने संघर्ष करने पड़े हैं, कितनी दुविधाएं देखनी पड़ी है, जब जाके मैं यहां तक पहुंचा हूं। तो ये जो उन्होंने संघर्ष किया था, ये जो उन्होंने बाधाओं को पार किया था, ये सब क्या था? उनका अनुभव। और अनुभव क्या था कि उन्होंने ठोकरों से कुछ सीखा है। तो उस सीखे हुए ज्ञान को वे छात्रों को देना चाहते हैं, ताकि छात्रों के जीवन में, अगर छात्रों के प्रगति के मार्ग में अगर किसी प्रकार की बाधा आती है, तो उन्हें कैसे सॉल्व करना है उसका आइडिया उन्हें पहले से ही हो जाए कि जीवन में एक स्टूडेंट लाइफ में क्या क्या मुसीबतें आने वाली है। आप इस फील्ड में जाओगे, जैसे एपीजे अब्दुल कलाम ने इंजीनियरिंग किया था, तो आप इंजीनियरिंग करोगे तो आपको कैसे जो सब्जेक्ट है वो कैसे चूज करने हैं, प्लस आपको उस सब्जेक्ट पे कैसे फोकस करना है, पढ़ाई को किस तरह का समय देना है या क्या सोचना है, और क्या आपको कहाँ तक पहुंचने के लिए किन किन रास्तों को पार करना है। ये सारी चीजें वे अपने साथ के, मतलब अपने जीवन में उन्होंने सब झेला था। इसलिए उन्होंने क्या किया कि जो भी छात्र थे उनसे जब भी मिलते थे तो उनसे इस तरह के विचार करते थे, उनकी मनोव्यथा को सुनते थे। तो रामेश्वर के द्वीप से बाहर निकलकर यह कितनी लंबी यात्रा रही, पीछे मुड़कर देखता हूं तो विश्वास ही नहीं होता है कि वास्तव में मैंने इतना छोटे से द्वीप से निकलकर यहां तक पहुंचने का जो मार्ग है बहुत आसानी से तो तय नहीं किया, लेकिन मैं यहां तक पहुंच गया हूं। तो मैं बहुत ही ज्यादा आश्चर्यचकित हो जाता हूं, मैं सोचने में पड़ जाता हूं कि ये मैंने जो यात्रा करी है वो कितनी कठिनाई पूर्ण करी है। आखिर ये क्या था जिसके कारण ये संभव हो सका? मतलब क्या चीज थी? अगर क्या मेरे
मेरी जितनी भी यात्रा थी या मेरे मार्ग पर या मुझे लक्ष्य तक पहुंचने में क्या मेरे बीच में बाधाएं नहीं आई, क्या रुकावटें नहीं आई, क्या मुसीबत नहीं आई? तो क्या चीज थी जिसने मुझे जुनून के रूप में स्वीकार करके रखा? क्या चीज ऐसी थी जिसने मुझे हतोत्साहित करके रखा? क्या चीज ऐसी थी जो मुझे मोटिवेशन देती थी और जिससे मैं आगे बढ़ता रहा, चाहे मुझे कितनी भी मुसीबतें आई हो, चाहे मुझे कितनी भी मुसीबतों का सामना करना पड़ा हो, लेकिन मैं बढ़ता ही रहा। तो ऐसा मेरे जीवन में क्या था? महत्वाकांक्षा। क्या थी भाई? महत्वाकांक्षा। महत्वाकांक्षा क्या होती है भाई? किसी लक्ष्य को प्राप्त करने की इच्छा, दृढ़ इच्छा। महत्वाकांक्षा को आप क्या बोलोगे? दृढ़ इच्छा बोलोगे, दृढ़ संकल्प बोलोगे। तो वो जो महत्वाकांक्षा थी कि मुझे, अब एपीजे अब्दुल कलाम की जो महत्वाकांक्षा थी वो क्या थी बच्चों पता है? कि एक फाइटर पायलट बनने की थी उनकी महत्वाकांक्षा। वो फाइटर पायलट बनना चाहते थे और फाइटर पायलट बनने के लिए पहले उन्हें उस जो एरोप्लेन था, जो भी पायलट था या हेलीकॉप्टर था, जो भी, उसको पहले बनाना तो आए ताकि उसके अंदर कभी कोई खराबी हो जाए। देखिए कोई भी पायलट होता है पहले इंजीनियरिंग होता है, पहले इंजीनियर होता है, यानी कि उसको उसके अंदर छोटी मोटी जो भी खराबियां वो खुद सही कर सके, ऐसा होता है। तो इसलिए उन्होंने इस फील्ड को चुना। तो उनकी क्या थी भाई? महत्वाकांक्षा थी, उनका दृढ़ संकल्प था, उनका दृढ़ निश्चय था। कई बातें मेरे दिमाग में आती है, मेरा ख्याल है कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि मैंने अपने योगदान के मुताबिक ही अपना मूल्य आंका। बुनियादी बात जो आपको समझनी चाहिए वह यह है, सबसे मुख्य बात क्या थी कि योगदान का मतलब क्या है कि वो जितनी मेहनत कर रहे हैं ना उसका प्रतिफल प्राप्त करना चाह रहे थे। ठीक है, योगदान क्या हुआ भाई? वो जितनी मेहनत कर रहे हैं, जितना संघर्ष कर रहे हैं, या उन्होंने जितना दिया उतना वो प्राप्त करना चाह रहे हैं। हर कोई व्यक्ति ऐसा ही करता है। जैसे हम भी हमारे दोस्तों के साथ में दोस्तों की बात नहीं करते, हम परिवार की बात करते, कुछ भी हम कहेंगे भाई मैंने तुझे दिया था तू भी मुझे दे, भाई मैंने तुम्हें दिया था तुम भी मुझे दो, या नहीं मांग रहे हो तब भी वो जब मैंने उसको दिया है तो आप उम्मीद करोगे कि वह भी मुझे इतना दे। ऐसे ही हम जीवन से भी उम्मीद करते हैं कि हम जीवन में जब संघर्ष कर रहे हैं तो हमें उतना मिलना चाहिए, और जब नहीं मिलता है तो हम निराश हो जाते हैं, हतोत्साहित नहीं हो पाते हैं, निरुत्साह होकर हम बैठ जाते हैं। कभी कभी तो मनुष्य इतना हार जाता है, को थक के चूर हो जाता है, कायर बन जाता है, और कई प्रकार की ऐसी अनहोनी भी कर जाता है जो नहीं करनी चाहिए। तो हम जीवन से, संसार से, या हमारे संघर्ष से, या हमारी जिंदगी से, या हमारी मेहनत से हम उतना मांगेंगे जितना हमने दिया है। तो एपीजे अब्दुल कलाम भी यही कहते हैं कि मैंने अपने योगदान का मतलब जितना मैंने दिया है, मैंने अपने योगदान के मुताबिक का मतलब होता है अनुसार ही अपना मूल्य आंका। कि मैंने ये सोचा कि मैं जितनी मेहनत कर रहा हूं उस ऊंचाई तक मैं जरूर प्राप्त जाऊंगा। बुनियादी बात जो आपको समझनी चाहिए वह यह है कि आप जीवन की अच्छी चीजों को पाने का हक रखते हैं, उनका जो ईश्वर की दी हुई है, यानी कि ईश्वर से प्रदान जो भी आपकी चीजें हैं उनको पाने का हक रखते हो। कि भगवान ने हमको सांस लेने के लिए ऑक्सीजन दिए, हम सांस लेंगे। भगवान ने जिंदगी दी है, हम बोले ईश्वर ने जिंदगी दी है, हमें कौन मार सकता है? कि जाको राखे साईं मार सके ना कोई। कि जब ईश्वर ने जिंदगी दे दी है तो उसको खत्म कौन कर सकता है? तो ईश्वर ने जो हमें दिया है या प्रकृति ने जो हमें दिया है वो तो हम लेंगे, वो तो हमसे कोई नहीं छीन सकता है। तो ऐसे ही यदि हम प्रकृति के लिए, इस संसार के लिए, इस देश के लिए अगर कुछ कार्य कर रहे हैं तो हमें भी उसके बदले में कुछ मिलने का अधिकार होता है। तो आप जीवन की अच्छी चीजों को पाने का हक रखते हैं, उनका जो ईश्वर की दी हुई है, बिल्कुल हम हक रखते हैं। जब तक हमारे विद्यार्थियों और युवाओं को यह भरोसा नहीं होगा कि वे विकसित भारत के नागरिक बनने के योग्य है, तब तक वे जिम्मेदार और ज्ञानवान नागरिक भी कैसे बन सकेंगे? हर व्यक्ति यानी कि जो छात्र और युवा है, सबसे पहले उनको ये सोचना है, उनके मन मस्तिष्क के अंदर एक दृढ़ संकल्प होना चाहिए। वो छात्रों और युवाओं से कह रहे हैं कि एक छात्रों और युवाओं के मन के अंदर ये दृढ़ संकल्प होना चाहिए कि हम विकसित भारत के नागरिक बनेंगे। हम विकसित भारत के नागरिक बनेंगे, यानी कि हमारा जो देश है वो विकसित देशों की श्रेणी में आ जाएगा। तो उसके लिए हमें क्या करना है? जद्दोजहद करनी है, मेहनत करनी है, परिश्रम करना है, और हमारे देश को आगे बढ़ाने के लिए नई नई योजनाएं तैयार करनी है, नए नए लक्ष्यों को प्राप्त करना है, नए नए आविष्कार करने हैं, मेहनत करनी है। ठीक है, तभी तो क्योंकि हम नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? हम सोचेंगे भाई बैठे है वैज्ञानिक युग बैठा है वो कर लेगा, तो वैज्ञानिक कौन है? हमारे जैसे मनुष्य तो है।
अगर हम हर क्षेत्र में एक एक क्षेत्रों को हम बांट ले, भाई एक क्षेत्र में ये कार्य करेंगे, एक क्षेत्र में ये कार्य करेंगे, एक क्षेत्र में ये कार्य करेंगे, साहित्य के क्षेत्र में ये करेंगे, औद्योगिक के क्षेत्र में ये करेंगे, और अंतरिक्ष के क्षेत्र में ये लोग करेंगे, साइंटिस्ट होगा, विज्ञान के क्षेत्र में ये काम करेंगे, और सब सिर्फ मिलकर, स्वयं के लिए नहीं, आपको देश के लिए सोचना है, देश की जनता के लिए सोचना है, संसार के लिए सोचना है। आप ये सोचोगे कि मैं केवल मैं ही ये काम करूंगा, किसी और को नहीं सिखाऊंगा, तो क्या होगा? सिर्फ आपका विकास होगा। और एक समय आएगा जब आपको भी मौका नहीं मिलेगा कि सिर्फ आप ही सीखना चाहते हो, किसी और को नहीं बताना चाहते हो, अपना जो ज्ञान है वो बांटना नहीं चाहते हो, तो फिर आपका ज्ञान आप तक ही सीमित रह जाएगा। जब तक आप ज्ञान को बांटोगे नहीं, जब तक आप दूसरों के सामने उसे फैलाओगे नहीं, तब तक आपका ज्ञान कैसे विकसित होगा? साथ में आपके ज्ञान के फलस्वरूप देश कैसे विकसित होगा? तो युवा और छात्रों को वो संबोधित करते हुए कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि आपको ये सपना देखना होगा कि मैं विकसित भारत का नागरिक बनूंगा। उसके लिए आपको आज से विकसित भारत का सपना देखना होगा और अपने मन मस्तिष्क के अंदर विकसित भारत की छवि लानी होगी, और उसके लिए आपको मेहनत करनी होगी। और ये मेहनत कभी तब हो सकती है जब आप एक जिम्मेदार और ज्ञानवान नागरिक बने। आपको रिस्पॉन्सिबल बनना होगा और आपको ज्ञानवान यानी कि आपको ज्ञान प्राप्त करना होगा। हर जगह से जो भी ज्ञान प्राप्त हो, जो भी ज्ञान मिल रहा है, जो भी जानकारी मिल रही है, नहीं मिल रही है तो आप उसे ढूंढने की कोशिश करिए। तो ये अगर आप करते रहोगे, आप निरंतर प्रयत्न करते रहोगे, निरंतर खोजबीन करते रहोगे, तो एक न एक दिन आपको सफलता हासिल जरूर हो जाएगी। और उसके लिए जिम्मेदारी ये है, आप जिम्मेदार किसके प्रति हो, किसके प्रति ये दायित्व बोध हो? देश के प्रति। तो आपको देश को विकसित करने के लिए भरसक प्रयास करने होंगे। ठीक है, आगे देखिए, विकसित देशों की समृद्धि के पीछे कोई रहस्य नहीं छिपा है। अब देखिए, बहुत अच्छी बात बोली है कि जो विकसित देश होते हैं ना, उनके वो जब आगे बढ़ गए हैं, जैसे अमेरिका है, रूस है, फ्रांस है, जापान है, चीन है, ये बहुत से ऐसे विकसित देश है। इनके अगर ये विकसित देशों की श्रेणी में आए हैं, ये सर्व संपन्न है, इनके पास सब कुछ है, इनकी जनता बहुत अच्छी लग्जरी लाइफ जीती है, तो उसके लिए कोई जादुई टोटका नहीं हुआ था, कोई जादू नहीं हुआ था, कोई मैजिक नहीं हुआ था, कोई ऐसा रहस्य, कोई राज नहीं है जिसके कारण से कोई खजाना मिल गया है और वो विकसित बन गए, ऐसा नहीं है। वहां की जनता जो कार्य करती है वो देश हितार्थ कार्य करती है, देश के बारे में सोचती है और निरंतर अपने स्वार्थ को छोड़कर कुछ न कुछ खोजबीन करती रहती है, कुछ न कुछ अन्वेषण करती रहती है, इन्वेस्टमेंट करती रहती है, आविष्कार करती रहती है, इन्वेस्टिगेशन करती रहती है। ये खोजबीन करना ही आपके मन मस्तिष्क में खोजबीन चलती रहेगी। खोजपूर्ण प्रश्न जब आते हैं, हम एक प्रश्न का आंसर आया, फिर दूसरा प्रश्न, प्रश्न के अंदर से प्रश्न निकालना, उत्तर के अंदर से उत्तर निकालना, हर चीज का प्रश्न करना मन मस्तिष्क में। जब खोजपूर्ण प्रश्न आते रहेंगे तब आप उनका हल ढूंढोगे और हल ढूंढते 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 एक बार आप ऐसे शिखर पर पहुंच जाओगे जहां पर आपको लगेगा कि मुझे सभी कुछ पता है, मतलब बहुत कुछ पता है और बहुत कुछ पता है। आप ज्ञानी होगे तो चार लोगों के सामने खड़े हो पाओगे, अन्यथा आपका कोई रोल हो ही नहीं सकेगा। तो विकसित देशों की श्रेणी में आने के लिए अन्य विकसित देशों ने कोई मैजिकल नहीं किया था, कोई मैजिक नहीं किया था, कोई जादू नहीं किया था, या कोई राज या रहस्य नहीं पता करा था। उन्होंने सिर्फ निरंतर कार्य किया है, निरंतर मेहनत करी है, निरंतर कर्तव्य का निर्वाह किया है। वो भी किसके हित में किया? देश को बढ़ाने में। ठीक है, ऐतिहासिक तथ्य बस इतना है कि इन राष्ट्रों, जिन्हें G8 के नाम से पुकारा जाता है, जिसमें 8 राज्य देशों का संकलन है, कि लोगों ने पीढ़ी दर पीढ़ी इस विश्वास को पुख्ता किया कि मजबूत और समृद्ध देश में उन्हें अच्छा जीवन बिताना है, और तब सच्चाई उनकी आकांक्षाओं के अनुरूप ढल गई। अभी बहुत ही अच्छा पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ में काफी कुछ भरा हुआ है। अब देखिए, केवल और केवल ये सोचना कि समृद्धि के लिए कुछ ना हमारे पास कोई राज होना चाहिए, कोई मैजिक होना चाहिए, ऐसा नहीं। कोई रहस्य नहीं है वहां पर, कोई छुपी हुई कोई खजाना नहीं है जिसके कारण में विकसित हुए हैं। बस उन्होंने क्या सोचा है, ऐतिहासिक तथ्य इतना है, इतिहास ये बताता है कि केवल कुछ लोगों ने नहीं सोचा, बल्कि एक पीढ़ी ने सोचा, फिर दूसरी पीढ़ी को वो ज्ञान ट्रांसफर किया, फिर दूसरी पीढ़ी ने भी उन लक्ष्यों को हासिल करना और उन महत्वाकांक्षाओं को अपने मन मस्तिष्क में रखा। फिर उस पीढ़ी ने अपनी महत्वाकांक्षा दूसरी पीढ़ी को ट्रांसफर करी, फिर उस पीढ़ी ने भी मेहनत करी। तो ये कई पीढ़ियों की मेहनत का प्रतिफल है।
एक जनरेशन का प्रतिफल नहीं है, एक जनरेशन मिलके इस देश को विकसित नहीं बना सकती, बल्कि कई तरह की पीढ़ियां इसमें काम करेगी, कई सालों तक काम करेगी, कई समय तक काम करेगी, जब जाके ये लक्ष्य हासिल होगा। जैसे आज हमारे देश के प्रधानमंत्री नहीं, हमारे देश की जनता ने जो सपना देखा है कि भारत को विकसित देशों की श्रेणी में लाना, तो ये समय कब बताया गया है? 2047 तक। तो आप सोचिए कि आज हम बोले 2024 में, 2047 तक का समय। अब जो अज्ञानी लोग हैं वो सोचेंगे कि अरे 47 किसने देखा? तो क्या विकसित देश ऐसे ही बन जाएंगे? विकसित देशों के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा, कितनी कितनी चीजें अचीव करनी पड़ेगी, कितना कुछ प्राप्त करना पड़ेगा। मतलब चाहे वो अंतरिक्ष हो, चाहे विज्ञान का क्षेत्र हो, चाहे बिजनेस का क्षेत्र हो, चाहे कोई भी हो, चाहे रोजगार का क्षेत्र हो, कुछ भी, कोई भी क्षेत्र हो, सबसे पहले आर्थिक दृढ़ता लानी पड़ेगी, आर्थिक मजबूती लानी पड़ेगी। उसके बाद ही तो हम सारे कार्य कर पाएंगे। और यह आर्थिक मजबूती, हमारा देश कोई 4-5 लोगों का तो देश है नहीं। यहाँ पर 140 करोड़ से ज्यादा जनता निवास करती है, तो 140 करोड़ जनता के हित में सोचना, जबकि कई ऐसे दल आ जाते हैं जो सरकार को पदभ्रष्ट करना चाहती है या गिराना चाहती है या सरकार को अनर्गल बातें कहती है। बीच बीच में कई प्रकार के रोड़े आते हैं। इतनी बड़ी जनता, इतनी बड़ी जनसंख्या वाले देश को चलाना और साथ में विकसित भारत का सपना देखना, विकसित देश की श्रेणी में आने का सपना देखना कोई मामूली सपना नहीं होता है। उन देशों की जनता ने काफी समय पहले, क्योंकि वे बहुत पहले आजाद हो गए थे, तो उनका यूरोप की बात करते हैं तो औद्योगिक क्रांति आई थी, पुनर्जागरण काल हुआ, पुनर्जागरण काल से औद्योगिक क्रांति आई, औद्योगिक क्रांति के साथ ही वहां पर विकास शुरू हो गया और इस विकास को धीरे धीरे अन्य देशों ने भी अपना लिया। भारत क्योंकि 1947 में तो आजाद हुआ था, फिर साथ में 1947 के बाद का जो समय था वह थोड़ा सा नीरसता भरा था, मतलब विकास रुक गया था। उस विकास को अगर निरंतर चलाए रखते तो हो सकता था, अभी तक तो हो जाता ये कार्य, लेकिन विकास थोड़े समय के लिए रुक गया। अब हम उस ऊंचाई तक पहुंच चुके हैं कि जहां पर हम ये प्राप्त कर सकते हैं, हम ये सपना देख सकते हैं कि 2047 तक हमारा देश विकसित देश की श्रेणी में आ सकता है। तो ये एक पीढ़ी का काम नहीं होता है, कई पीढ़ियों का काम होता है, कई जनरेशन का काम होता है, जब जाके ये सफलता हमें प्राप्त होती है। मैं यह नहीं मानता कि समृद्धि और अध्यात्म एक दूसरे के विरोधी है। क्या आप अध्यात्म के साथ जा रहे हो? हम ये कह रहे हैं कि नहीं, भारत आध्यात्मिक क्षेत्र है, या हम कहेंगे कि आध्यात्मिक को एक दरकिनार कर दो और विज्ञान को साथ में लाओ? तो विज्ञान, समृद्धि किसके साथ हो सकती है? विकास के साथ, विज्ञान के साथ हो सकती है। विज्ञान और अध्यात्म आप दोनों को, यानी कि समृद्धि और अध्यात्म दोनों को साथ लेकर आप विकास की बात कर सकते हो। या भौतिक वस्तुओं की इच्छा रखना कोई गलत सोच है? उदाहरण के तौर पर मैं खुद न्यूनतम वस्तुओं का भोग करते हुए जीवन बिता रहा हूं, लेकिन मैं सर्वत्र समृद्धि की कदर करता हूं, क्योंकि समृद्धि अपने साथ सुरक्षा और विश्वास लाती है, जो अंततः हमारी आजादी को बनाए रखने में सहायक है। अब देखिए क्या बात बताइए, बहुत ही अच्छी बात बताइए। जो बच्चे समझ चुके हैं वो इसकी व्याख्या बहुत बड़े पेज में, यानी कि बहुत सारे शब्दों में कर सकते हैं। बहुत छोटा लेसन है, बहुत छोटा चैप्टर है, लेकिन इसमें जो भाव है ना, जो बातें हैं, वो क्या कहना चाहते हैं वो काफी बड़ी है। तो एपीजे अब्दुल कलाम जी यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि भौतिक वस्तुओं की इच्छा रखना कोई गलत बात नहीं है ना। आप भौतिक वस्तुओं की इच्छा रख रहे हो, आपके पास बहुत सारे हथियार होने चाहिए, आपके देश के पास लड़ाकू विमान होने चाहिए, चाहे समुद्र की बात हो, चाहे आकाश की बात हो, चाहे पृथ्वी की बात हो, चारों तरफ से आप सुरक्षित रहने चाहिए। तो सुरक्षा कब होगी? जब आपके पास हथियार होंगे। अब बिना हथियारों के आप सुरक्षा महसूस करोगे अपनी? नहीं कर पाओगे। हम देश की छोड़ लीजिए, हम घर की बात करते हैं। अब घर में अकेले रह रहे हैं, चाहे जो बच्चे रह रहे, कोई भी रह रहे, तो हमारे पास कोई ना कोई हथियार होगा, तभी तो हम सुरक्षित रहेंगे। चाहे हम दूसरी बात भी छोड़ दीजिए, हम गली में चले गए, कोई कुत्ता आया और भौंकने लग गया, अगर हमारे पास कुछ भी नहीं है, खाली है हम, तब तो हम क्या अपनी सुरक्षा कर सकेंगे? तो भौतिक वस्तुएं होगी, यानी कि हमारे पास कोई हथियार होगा, कोई डंडा होगा, या कोई लकड़ी होगी, या कोई भी होगा, या फिर कोई धातु का कोई छड़ी होगी, कुछ भी होगा, कोई रॉड होगी हाथ में, कुछ भी होगा, जब पत्थर होंगे, भौतिक वस्तुएं हाथ में होगी, तभी तो हम अपनी सुरक्षा कर पाएंगे, अन्यथा कैसे कर पाएंगे? तो भौतिक वस्तुओं का हमारे जीवन में कोई बुरा श्राप नहीं है, ये कोई गलत प्रवृत्ति नहीं है। भौतिक वस्तुओं की इच्छा करना कोई गलत सोच नहीं है, ये अच्छी बात है। एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं कि मैं ये कहता हूं कि लोग कहते हैं कि सादगी भरा जीवन जीना चाहिए, सीमित संसाधनों में रहना चाहिए, लेकिन सीमित संसाधन वहां तक होने चाहिए जहां तक आपकी जरूरत है।
अगर आपको लगता है कि मैं असुरक्षा महसूस कर रहा हूं तो वहां पर आपको भौतिक वस्तुओं का संचयन करना होगा, भौतिक वस्तुओं को लेना होगा, चीजों को लाना होगा। आपको लग रहा है कि मैं काम नहीं कर सकती हूं तो आपको एक आजकल रोबोट हो गए हैं जो घर का काम करते हैं, वो लाना होगा। आपको लगता है कि मैं कपड़े नहीं धो सकती हूँ तो मशीन लानी होगी भाई, क्योंकि आपको सुरक्षा तो चाहिए ना, आपको काम करने के लिए आगे भाई कुछ तो चाहिए जिससे आपका काम हो जाए, क्योंकि आपका जो शरीर है वो जवाब दे गया है या आप काम नहीं कर पा रहे हो तो आपको ऐसी चीजें चाहिए। पहले ऐसे मसाले ऐसे कूट कूट कर फिर मसाले बनाते थे, मतलब खड़े मसालों को पीस के फिर बारीक मसाले बनाते थे, गरम मसाला जो भी है। आजकल मशीनें घर करके 2 मिनट में मसाले पीस कर आ जाते हैं। अगर पहले खाने की कोई भी सामग्री लेनी है तो उसको ऐसे सिलवट्टे में ऐसे ऐसे करके पीसा जाता था, है ना। आज भी गांव ग्रामीण समुदाय के क्षेत्रों में तो आप ऐसे ही देखोगे, उसका स्वाद अलग था। लेकिन अब हाथ नहीं चलते भाई तो क्या करें, मिक्सी में घुमाया और फटाफट से काम हो गया। तो ऐसे पहले के लोग बहुत दूर तक पैदल जाते थे या बिना पेट्रोल वाली बैलगाड़ी या ऊंट गाड़ी या घोड़े गाड़ी में जाते थे, लेकिन समय ज्यादा लगता था। अब समय ज्यादा लग रहा है और आप जैसे हॉस्पिटलाइज करना है, किसी को हॉस्पिटल में पहुंचाना है, तो अगर बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी और ऊंट गाड़ी में जाओगे तो इंसान आधे रास्ते तक तो मर ही जाएगा, उसको कैसे बचाएंगे। तो सुरक्षा नहीं है, असुरक्षा महसूस हो रही है, तो हमको क्या करना होगा भाई, किसी 4 व्हीलर में या किसी 3 व्हीलर में, यानी कि पेट्रोल वाली या डीजल वाली गाड़ी में जाके उसको फटाफट पहुंचाना होगा। तो सुरक्षा के लिए ही तो हम भौतिक वस्तुओं का उपयोग कर रहे हैं। तो एपीजे अब्दुल कलाम जी ये कह रहे हैं कि मैं खुद भी सिंपल जीवन, सादा जीवन जीता हूं। मैंने आपको कल भी बताया था कि जब उनकी मृत्यु हुई थी तो उनके कम से कम 6 से 7 जोड़ी उनके कपड़े मिले थे और ढेर सारी किताबें मिली थी, और कुछ नहीं, एक टेबल और कुर्सी थी उनके घर में और एक पलंग था, ज्यादा कुछ नहीं था उनके पास सामान। ऐसी अनर्गल चीजें हम सजावट के लिए ये लिया है, वो लिया है, वो लिया है, लग्जरी सामान कुछ नहीं था। बहुत ही सीमित संसाधनों के साथ में वो जीवन व्यतीत कर रहे थे, लेकिन उन्होंने देश के लिए जो सुरक्षा दी है ना, वो एक अतुलनीय सुरक्षा है, बहुत ही अच्छी, और कहेंगे कि हमारे भविष्य को सुरक्षित करने वाली सुरक्षा है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हमें भौतिक वस्तुओं का संचयन नहीं करना है, उनको नहीं लेना है। मैं सर्वत्र समृद्धि की कदर करता हूं कि जहां पर भी विकास होता है, समृद्धि होती है, यानी कि लग्जरी लाइफ है, तो वह हमेशा उसकी वैल्यू करते हैं, हमेशा कदर करते हैं, क्योंकि समृद्धि अपने साथ क्या लाती है, सुरक्षा लाती है। आपके पास संसाधन है, जो भी आविष्कार हो रहा है, जो भी सामान है, आपके पास फोन है, मोबाइल फोन है, तो उससे भी सुरक्षा है। अगर कोई इंसिडेंस हो गया है, कोई दुर्घटना हो गई है, तो मोबाइल फोन के द्वारा ही तो आप जानकारी दोगे, तो ये भी सुरक्षा है, ठीक है। अंततः हमारी आजादी को बनाए रखने में सहायक होती है। ये जो भौतिक वस्तु होती है हमारी आजादी को क्या करती है, बनाए रखने में सहायक होती है। यानी कि अगर हमारे पास ये जो हम थल, जल और नभ, इनकी अगर सुरक्षा नहीं करेंगे, इनकी सुरक्षा के साधन हमारे पास नहीं होंगे, तो फिर कोई देश आकर हमारे देश पर आक्रमण कर लेगा और यहाँ हमें गुलाम बनाकर रख लेगा। तो इसके लिए हमें भौतिक वस्तुओं की आवश्यकता है। नेक्स्ट देखिए, आप अपने आसपास देखेंगे तो पाएंगे कि खुद प्रकृति भी कोई काम अधूरे मन से नहीं करती। कैसे करती है भाई, मन से करती है। बिल्कुल, प्रकृति अपने काम कैसे करती है, मन से। किसी बगीचे में जाकर देखिए, आपका मन कितना प्रफुल्लित हो जाता है, कितना प्रसन्न हो जाता है, मन प्रसन्न हो जाता है। क्यों, ऐसी हरियाली देखकर, फूलों की कई आकृतियां हैं, पत्तियों की आकृतियां देखकर, यानी कि प्रकृति ने कैसे कैसे चीजों को जन्म दिया है, और ऐसे ही व्यर्थ में जन्म नहीं दिया है, कुछ सोच समझकर जन्म दिया है और बड़े यत्न से, बड़े घड़ घड़ के बनाया है, सब कुछों को बहुत सुंदर सुंदर बनाया है। किसी बगीचे में जाइए, मौसम में आपको फूलों की बहार देखने को मिलेगी, अथवा ऊपर की तरफ ही देखे तो यह ब्रह्मांड आपके अनंत तक फैला हुआ है, ठीक है, दिखाई देगा। आपके यकीन से परे, आप सोच नहीं सकते ऐसी सुंदरता आपको बगीचे में मिलेगी, आप सोच नहीं सकते इतना अतंत अथाह सागर आपको आसमान में दिखाई देगा। तो ये सब हमारी कल्पनाओं से परे है कि जब प्रकृति किसी चीज को बनाने में या कोई कार्य करने में मन को प्रसन्न रखती है या मन के अनुसार करती है, पूरे मन से वो कार्य करती है, तो फिर हम हमारे देश को आगे बढ़ाने में हमारे मन को क्यों पीछे रखें। हमारे मन के अंदर जितने भी भाव जगते हैं, हमारा देश ऐसा होना चाहिए तो हमें उस क्षेत्र में काम करना चाहिए, हमारे देश को आगे बढ़ाना है तो उस क्षेत्र में हमें काम करना चाहिए। हम क्यों सोचे, फिर क्यों फिर फालतू की बातें सोचे। हम सिर्फ विकास की तरफ चले, विकसित भारत, विकसित देश बनाने में चले, विकसित देश की श्रेणी में हमारे देश को लाने में जो जो कार्य करने हैं वो कार्य हम करने में चलते रहे। जो कुछ भी हम इस संसार में देखते हैं वह ऊर्जा का ही स्वरूप है। जैसा कि महर्षि अरविंद ने कहा है कि हम भी ऊर्जा की ही अंश है।
अब देख लीजिए यहाँ पर एपीजे अब्दुल कलाम जी क्या कह रहे हैं कि ऊर्जा का स्वरूप यानी कि जो भी हमें चीजें दिखाई देती है ये ऊर्जा का स्वरूप है, मैं बोल रही हूँ वो ऊर्जा है, मैं चल रही हूँ वो ऊर्जा है, ये मैं सांस ले रही हूँ वो ऊर्जा है, पत्ते हिल रहे तो वो ऊर्जा है, चाहे पहाड़ों से पानी बह रहा है तो ऊर्जा है, सब कुछ इस संसार में जो कुछ है वो सब कुछ है, क्या है? ऊर्जा है। महर्षि अरविंद जो है उन्होंने भी क्या कहा है कि हमारा जो शरीर है वो भी ऊर्जा का अंश मात्र है, ऊर्जा से ही बना है, पंच तत्वों से बना है, पंच तत्व में विलीन हो जाता है, ऊर्जा है एक तरह की, ठीक है। इसलिए जब हमने यह जान लिया कि आत्मा और पदार्थ दोनों ही अस्तित्व का हिस्सा है, आत्मा और पदार्थ, अब पदार्थ क्या है? हमारा शरीर, हमारे जो भौतिक स्वरूप है ना ये पदार्थ है। अगर इसके अंदर जब तक आत्मा निवास नहीं करेगी इस भौतिक स्वरूप का कोई रोल नहीं है, कोई अहमियत नहीं है इसकी। इसलिए और आत्मा भी है तो अगर भौतिक स्वरूप नहीं है तो आत्मा की अहमियत नहीं है। आत्मा किसको दिखाई देगी? किसी को नहीं। मनुष्य ने ये भौतिक स्वरूप तो बना लिया लेकिन इसमें जान नहीं डाल पाया। ये तो कुदरती करिश्मा है जो ईश्वर द्वारा दिया गया है। तो ये भौतिक स्वरूप और आत्मा दोनों का सम्मिलन से ही ये संसार चलता है। तो आत्मा का अस्तित्व भी तभी है जब भौतिक स्वरूप है, और भौतिक स्वरूप का भी अस्तित्व तभी है जब तक आत्मा है। अगर आत्मा निकल गई है तो भौतिक स्वरूप का कोई रोल नहीं होता है, वो निरर्थक हो जाती है, उसका कोई महत्व नहीं होता है। वे एक दूसरे से पूरा तादात्म्य में रखे हुए हैं। तादात्म्य का मतलब होता है तालमेल। तो हमें यह एहसास भी होगा कि भौतिक पदार्थों की इच्छा रखना किसी भी दृष्टिकोण से शर्मनाक या गैर आध्यात्मिक बात नहीं है। हम कहेंगे कि भौतिक वस्तुओं का जो संचयन करता है या लाता है या घर में इकट्ठी करके रख रहा है या भौतिक वस्तुओं का उपयोग कर रहा है तो गलत बात है, गलत बात नहीं है बच्चों, हमारी समृद्धि की निशानी है। आध्यात्म और भौतिकता को साथ में रख के ही हम समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं, अन्यथा नहीं प्राप्त कर सकते। न तो आप पूरी कोरी भौतिकता से समृद्धि प्राप्त कर सकते हो, ना कोरी आध्यात्मिकता से, ठीक है। इसके बावजूद अक्सर हमें यही विश्वास दिलाया जाता है न्यूनतम में गुजारा करने और जीवन बिताने में भी निश्चित रूप से कोई हर्ज नहीं है। अब देखिए फिर भी हमें क्या बोला जाता है कि जितना है उतने में जीना सीखो। ऐसे बोलते हैं ना, जितनी चादर है उतने पैर पसारो, यानी कि जितना आपके पास है उतने में जीवन जीना सीखो, जीवन यापन करना सीखो। तो क्यों कहा जाता है? जब हम सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं, सब कुछ प्राप्त करने की क्षमता रखते हैं, निर्माण करने की क्षमता रख सकते हैं, उसको आगे चलाने की क्षमता रख सकते हैं, तो फिर हमसे ये क्यों कहा जाता है कि जितना है उतने में जीवन यापन करना सीखो? क्योंकि ये तो क्यों कहा गया था? क्योंकि महात्मा गांधी ने ऐसा ही जीवन जिया था। लेकिन जैसा कि उनके साथ था, आपके मामले में यह आपकी पसंद पर निर्भर करता है। अब महात्मा गांधी देखिए, वैसे तो महात्मा गांधी के परिवार में आर्थिक स्थिति तो कोई खराब थी नहीं, लेकिन उनका मन मस्तिष्क ऐसा था कि वे सादगी भरा जीवन जीना चाहते थे, देश के लोगों को कहना चाहते थे, देश के लोगों को प्रेरणा देना चाहते थे, इसलिए उन्होंने सादगी भरा जीवन जिया। और उससे पहले महात्मा गांधी ने जब सादगी भरा जीवन जिया, उससे पहले उन्होंने काफी लग्जरी लाइफ जी ली थी। काफी विदेश चले गए थे, इंग्लैंड गए थे, साउथ अफ्रीका गए थे, वहां पढ़ाई करी थी, वहां पर भी उन्होंने सब कुछ देखा था, एरोप्लेन में बैठकर गए थे। तो सब कुछ किया है उन्होंने अपने जीवन में, ऐसा तो नहीं है कुछ बाकी रखा है। लेकिन जब हिंदुस्तान लौट कर आए थे उसके बाद उन्होंने अपने जीवन को पूर्ण रूप से सादगीपूर्ण बना लिया। तो महात्मा गांधी की प्रेरणा देने लगे कि उन्होंने जब महात्मा गांधी होकर उन्होंने इतना सिंपल जीवन जिया तो हम भी जिएंगे। लेकिन जरूरी नहीं है, यह आपकी पसंद पर निर्भर करता है, आप क्या करना चाहते हो, आप समृद्धि की परिभाषा कैसे देखना चाहते हो। आप समृद्धि की परिभाषा में सादगी का महत्व जानते हो, या समृद्धि की परिभाषा में प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाना या विकसित देशों की श्रेणी में आना चाहते हो, या आप अपने अध्यात्म के साथ रहना चाहते हो या भौतिकता के क्षेत्र में? दोनों को मिलना होगा, अध्यात्म और भौतिकता दोनों को मिलना होगा, दोनों मिलकर ही विकसित की श्रेणी में या विकसित की राह पर चल पाएगी। ठीक है, आपकी ऐसी जीवन शैली इसलिए है क्योंकि इससे वे तमाम जरूरतें पूरी होती है जो आपके भीतर की गहराइयों से उपजी होती है। उपजी यानी कि आपकी जो जीवन शैली है वो इसलिए है क्योंकि आपके अंदर जितनी इच्छा है, आपके मन मस्तिष्क में जो भी विचार आए थे, विचारों के आधार पर आपने अपना जीवन इस तरह से बिताया है। लेकिन त्याग की प्रतिमूर्ति बनना और जोर जबरदस्ती से चुनना, सहने का गुणगान करना अलग बातें हैं। हम बोलते थे कि हम त्याग कर रहे हैं लेकिन किसी के कहने से कर रहे हैं तो गलत बात है। महात्मा गांधी ने स्वेच्छा से अपना सादगीपूर्ण जीवन जिया था, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि देखो महात्मा गांधी ने जिया था इसलिए तुम्हें भी जीना है, तो ये तो क्या हो गया, ये तो थोपना है।
आप त्याग कर रहे हो लेकिन किसी के कहने से कर रहे हो, अपने मन से थोड़ी ना कर रहे हो। आप आध्यात्म को अपना रहे हो लेकिन आध्यात्मिक बन नहीं रहे हो। आध्यात्म को अपनाना और आध्यात्मिक बनना दोनों अलग चीजें हैं। आध्यात्म को अपना तो लेते हैं लेकिन हम उसे आत्मसात नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हम भौतिकता की तरफ जा रहे हैं, और जब भौतिकता की तरफ चले जाते हैं तो हम उससे तालमेल तादाद में नहीं कर पाते। और जो व्यक्ति, जो छात्र, जो युवा, जो भी है, अपने युवा समय में ही इस आध्यात्म और भौतिकता दोनों को मिलाकर और फिर चलने की कोशिश करता है, वहां पर उसको कोई नहीं रोक सकता है। वो अपनी बुलंदियों को छूता है, अपने लक्ष्य को छूता है, अपने उद्देश्यों की प्राप्ति करता है। हमारी युवा शक्ति से संपर्क कायम करने के मेरे फैसले का आधार भी यही रहा है। क्या रहा है कि वो ये बताते हैं कि एपीजे अब्दुल कलाम जी कहते हैं कि मैं, हमारी युवा शक्ति है, उस युवा शक्ति यानी कि युवा और छात्रों से जो मिलता हूँ और उनसे जो बातें करता हूँ, उनका यही आधार है कि मैं उन्हें सही राह दिखाऊं, सही रास्ता दिखाऊं, सही दिशा दिखाऊं, मतलब मार्गदर्शन करूं। उनके सपनों को जानना, उन्हें बताना कि अच्छे भरे पूरे और सुख सुविधाओं से पूर्ण जीवन के सपने देखना तथा फिर उस स्वर्णिम युग के लिए काम करना सही है। आप जो कुछ भी करें वह आपके हृदय से किया गया हो, अपनी आत्मा को अभिव्यक्ति दे और इस तरह आप अपने आसपास प्यार तथा खुशियों का प्रसार कर सकेंगे। अब एपीजे अब्दुल कलाम जी यहाँ पर युवा और छात्रों को क्या कहते हैं कि आप जो लग्जरी लाइफ का सपना देख रहे हो, आप क्या सपना देख रहे हो? अच्छे से भरे परे परिवार के साथ में, धन धान्य से संपन्न है, लग्जरी लाइफ है, हमारे पास कार है, हमारे पास ये है, मेरे पास वो भी है, मेरे पास वो भी है, और फिर मैं जो भी कर रहा हूँ देश के लिए कर रहा हूँ। तो अगर आप ऐसा सपना देख रहे हो तो गलत नहीं हो, बच्चों को मोटिवेट कर रहे हैं वो, और गलत नहीं हो, लेकिन आप काम कर रहे हो तो अपनी आत्मा को शुद्ध करके करो, अपनी आत्मा से करो। तो वो कह रहे हैं कि अपनी आत्मा को अभिव्यक्ति दे, मतलब जो भी काम करो अपने मन से करो, हृदय से करो। आप सच्चे मन से कोई काम करोगे, कोई काम करना चाहोगे तो ईश्वर भी आपको अपना साथ देगा, और ईश्वर का साथ लेकर और जो कार्य करोगे उसमें सफलता निश्चित रूप से प्राप्त हो जाएगी। तो अब्दुल कलाम जी यहाँ युवाओं को संबोधित नहीं, मतलब इग्नाइटेड माइंड के माध्यम से, तेजस्वी मन के माध्यम से बता रहे हैं कि हम क्या है और हमारे आदर्श क्या है, हमारे आदर्श कैसे होने चाहिए, हम और हमारे आदर्श कैसे होने चाहिए, देश के विकास के साथ होने चाहिए, हम जो भी प्राप्त कर रहे हो देश हितार्थ होने चाहिए, हमारे जीवन को सफलता प्रदान करे, ऐसे होने चाहिए हमारे आदर्श। उन रास्तों पे हमें चलना चाहिए। समझ में आ रहा बच्चों अच्छे से? तो देखिए बच्चों, आज हमने यहाँ पर एपीजे अब्दुल कलाम जी का जो चैप्टर है हम और हमारे आदर्श, कहाँ से लिया गया था? इग्नाइटेड माइंड, जिसका हिंदी रूपांतरण है तेजस्वी मन। और ये जो हिंदी रूपांतरण इनकी थी, हिंदी अनुवाद किया है, इग्नाइटेड माइंड का हिंदी अनुवाद अरुण तिवारी जी ने किया है तेजस्वी मन के साथ में। उसका छोटा सा संपादित अंश लिया गया है, हम और हमारे आदर्श क्या है। तो युवाओं को उन्होंने ये प्रेरणा दी है कि जो युवा वर्ग है वह देश के भविष्य होते हैं, और वे अगर चाहे, हर युवा वर्ग, हर पीढ़ी का, यानी कि एक पीढ़ी है वह एक पीढ़ी का युवा वर्ग है, वो कार्य करेगा, फिर वो जो प्रेरणा है अपने आने वाली पीढ़ी को देगा, तो आने वाली पीढ़ी उन जो बीती हुई पीढ़ी है उससे प्रेरणा लेकर उस कार्य को आगे बढ़ाएगी। कोई एक व्यक्ति तो नहीं कर सकता। जैसे अब्दुल कलाम जी अब गुजर चुके हैं, लेकिन उन्होंने मिसाइल बनाई और मिसाइल बनाकर छोटे छोटे हेलीकॉप्टर बनाए हैं, बहुत सारे ऐसे डीआरडीओ में भी उन्होंने काम किया है। तो उनके कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए नई जनरेशन आई या नहीं आई? आई। और भी बहुत सारे वैज्ञानिक हैं, उनके कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए और फिर नई जनरेशन आएगी। तो जैसे एक जनरेशन यानी एक पीढ़ी काम नहीं करती है, कई पीढ़ियों का समय लगता है जब जाके कोई देश विकसित देश की श्रेणी में आता है। तो हमारे देश को भी विकसित देश की श्रेणी में लाने के लिए हमें जी तोड़ मेहनत करनी होगी, लगन से करना होगा, हृदय से करना होगा, मन से करना होगा, तभी हम हमारे देश को 2047 तक, जो हमारी सरकार ने सपना देखा है और एक आंकड़ा रखा है कि जब तक हम हमारे देश को विकसित देश की श्रेणी में लाकर खड़ा करेंगे। और इसमें केवल सरकार काम नहीं करती है, जनता का भी भरपूर योगदान होता है। और जनता कौन है? हम ही हैं। अलग से कोई ऊपर से उतर कर तो आने वाली नहीं है। तो हमें अभी से काम करना होगा। उसके लिए क्या करना होगा? हमें मन लगाकर पढ़ाई करनी होगी। कमेंट बॉक्स में चैटिंग नहीं करनी है। हमें मन लगाकर हमारे बैकलॉग को पूरा करना होगा। हमें मन लगाकर हमें जी तोड़ मेहनत करनी होगी। हमारा लक्ष्य होगा 100 आउट ऑफ 100 लाना हर सब्जेक्ट में, तब जाके ये सपना पूरा होगा। अन्यथा हम हमारे सपने को ऐसे टूटता हुआ नहीं देख सकते। तो बच्चों, आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। अगली क्लास में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।